हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी प्रेजेंटेड बाय मी विवेक मिश्रा। एंड in this course I am covering the complete Indian polity as well as the governance part for the UPSC civil services examination for the batch 2021 and 2022. So let's start for the today's lecture. So before going to the lecture, if you are going to subscribe the Unacademy Plus subscription, so please use this code STUDYIS, so you'll get a 10% extra discount for your plus courses. Okay, now कल हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं। तो कल मैंने बताया था 448 आज की डेट में हो गया है, तो वो सही था, थोड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है। 448 पार्ट हैं इसमें, माफ़ कीजिएगा 448 आर्टिकल हैं और 22 पार्ट हैं। 22 पार्ट ये ओरिजिनल में भी था, अभी भी है, और अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली ये था 395 और 8 शेड्यूल, लेकिन आज की डेट में 448 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन मैं बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट है विच मेक्स द गवर्नमेंट सिस्टम टू वर्क। इट इज इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी लाइज ऑन द इट्स अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट जो कि पता है चेंजेस होता है, और इसीलिए इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल, है ना। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड, दोनों है। वो कैसे हमने कल बात करी थी, और आगे भी हम इसे ब्रीफ में समझेंगे। ठीक है, नाउ सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने बात करी थी कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसे पता कैसे चलेगा, उसे इंश्योर कौन कराएगा, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ा था। लेकिन आज हम समझेंगे स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, इट इज मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्लस बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न मतलब सीधे मॉडर्न आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, प्लस बोरोड है। बोरोड का मतलब है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसे बोरो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, और इसी तरह कंकरेंट लिस्ट जो हमारी है, इसे हमने लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए कहा भी था, क्योंकि इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स सिर्फ दूसरों से कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमें किसी और की गलती से सीख लेकर के हमें डायरेक्ट उस चीज़ को वो चीज़ हमें मिल रही है, तो हम क्यों ना उसे एक्सेप्ट करें। सो दैट इज द पार्ट। सो इसे क्रिटिसाइज करने वालों के लिए जवाब भी उन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में। आप जाके देख सकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट आपको पढ़नी चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी वो बहुत सारी डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। सो दिस इज द पार्ट फॉर अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट इज ऑल्सो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन अनरिटन क्या होता है मैं अभी आगे लेटर बताऊंगा। कुछ नहीं, बेसिक एक ये सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल एक बाइंडिंग बुक होती है, कुल मिला के बाइंडिंग बुक होती है, डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें लिखी होती है। तो इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल है यहाँ पे, फेडरल के बारे में आज हमारा टॉपिक है फेडरल सिस्टम, तो हम उसमें बात करेंगे अभी डिटेल में। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे पावर ऑफ पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फेडरलिज्म इन सिंपल वर्ड्स। गारंटीड फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब सिर्फ देखो, स्टेट का काम है नॉर्मली सिर्फ इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना नहीं होता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक की बात कही गई है,
आर्टिकल 38 DPSP में, है ना। तो हमारा एक ये स्टेट जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे वेलफेयर स्टेट का दर्जा दिया है, और इसका मतलब है कि सोशियो एंड इकोनॉमिक दोनों काम करने हैं। जैसे सोशल के लिए हम बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और आयुष्मान भारत, सॉरी आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा, आयुष्मान भारत, मान भारत जो स्कीम चली है हेल्थ सेक्टर में, ये इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब जो COM होता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट के लिए, जनता के लिए अकाउंटेबल है वो, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सिमिलर टू यूके, क्योंकि हमने ये से वहीं से बोरो किया, ठीक है। एडल्ट सफराज, एडल्ट सफराज का मतलब है राइट टू वोट, सबको, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज हमने अपनाया है, सबको बिना किसी भेदभाव के 18+ मतलब जैसे ही 18 साल के हो जाएंगे तो वहां पे एडल्ट सफराज मिलता है, सबको राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड, कल मैंने बताया था कि फ्लेक्सिबल ये ज्यादा है देन रिजिड, हम इसे अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द आर, ठीक है। सो दिस इज द सम ऑफ द कॉमन फीचर और वन ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेडरल सिस्टम। व्हाट इज फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सिस्टम इन सिंपल वर्ड देखो तो इट इज द डिवोल्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द वन और अ मोर देन वन सिस्टम, लाइक स्टेट और यूनियन। ये देखो, ये जो यूनियन है ना, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे स्टेट है, इसे कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ पावर। यूनियन सीधे स्टेट को पावर दे रहा है, और स्टेट आगे चल के म्युनिसिपैलिटीज और इधर पंचायत और जो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज हैं, उनको जो डेवोल्यूशन हो रहा है, तो ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, और ये वर्टिकल, ठीक है। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपने समझा। स्टेट फेडरल सिस्टम बेसिकली संघीय ढांचा जहां स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों को पावर कहां से मिल रही है, यूनियन प्लस स्टेट्स, दोनों को पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रही है, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की डिफरेंसेस हैं। जैसे जो अमेरिका का फेडरल सिस्टम है वो इंडियन फेडरल सिस्टम से अलग है, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप अभी समझो कि फेडरल सिस्टम इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पॉलिटिकल पावर ऑफ स्टेट यानी कल बताया था मैंने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों, है ना। ओवरऑल XYZ लैंड, याद आया कुछ, वो ना कि सिर्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाली होती है, ठीक है। तो स्टेट मतलब ओवरऑल। तो स्टेट फेडरल सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वेयर political powers of the state is divided into two level, more than two level, बेसिकली टू ही लेवल होता है, एक यूनियन का और एक स्टेट्स का। स्टेट्स यानी वही MP CG, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेडरल सिस्टम इन सिंपल वर्ड, it is the form of the government where the political powers of the state is divided into the two categories like union and the states. This is the federalism, ठीक है ना। इसकी व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के अब हम समझेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्या होता है, ये सब हम समझेंगे।
तो सबसे पहली बात जो अभी मैंने बताई, ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी एक यूनियन लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो दिस इज द ड्यूअल गवर्नमेंट, दो तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो फिर दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का सीधा मतलब है, आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल में जो 7वां शेड्यूल है ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब है इसमें लिस्ट प्रोवाइड कराई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बेसिकली सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे काम जो सिर्फ यूनियन जिस पे लॉ बना सकता है ना। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट सिर्फ लॉ बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट जिसमें यूनियन एज वेल एज स्टेट कोई भी उसमें लॉ बना सकता है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो सॉरी, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में अब आज की डेट में देखो, पहले आज की डेट में कितने इसमें सब्जेक्ट्स हैं, करीब 100, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना, इसको एंट्री बोला जाता है, एंट्री 100। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसे सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा कि ये सब्जेक्ट डला हुआ है, ऐसे बोलते हैं एंट्री 100, मतलब यहाँ पे 100 चीजें, 100 सब्जेक्ट एंट्री हैं, तो एंट्री 100 बोलेंगे। स्टेट स्टेट के लेवल में अगर हम बात करें तो इसमें है करीब 66 एंट्री, और कंकरेंट में है 47 एंट्री, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब तीनों की पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है कि कैसे करना है यूनियन और स्टेट को, और एज वेल एज द सब्जेक्ट वेयर बोथ द स्टेट एज वेल एज द यूनियन कैन मेक द लॉज फॉर देम, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तीसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही डिवाइड करके रखा है पावर्स, और यहाँ पे अल्टीमेट सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद सारी अथॉरिटीज आ गई, जैसे पार्लियामेंट, है ना, ये सब चीजें। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग चलना है, अल्टीमेट द पावर इज सुप्रीम एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मैंने कल फिर बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, जुडिशरी अपना एक अलग काम करती है। इफ देर इज अ समथिंग एक्शन, आर्बिट्रेरी एक्शन और एनी काइंड ऑफ एक्शन विच इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन एट दैट टाइम जुडिशरी वहां पे उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। सो वहां पे इसका कोई इंटरफेयर ना रहे लेजिस्लेचर का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब सीधा यही है, पावर ऑफ डिवोल्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जिसमें से एक ही व्यक्ति हर चीज को ना चलाए, जिससे वहां पे डिक्टेटरशिप का खतरा बना रहता है, इसलिए वहां सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म। एंड लास्ट इज द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी का मतलब कि देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब इन चेंजेस को करने के लिए अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए सिर्फ यूनियन के पास पावर होगी, तो वो धीरे धीरे सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देंगे। अगर कोई आया सपोज हिटलर टाइप, तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर सकता है। तो इन दैट केस रिजिड होना भी बहुत जरूरी है। और रिजिडिटी का मतलब है कि आपने देखा होगा कि 2/3 स्पेशल मेजोरिटी लगती है, मेजोरिटी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो जो 2/3 स्पेशल मेजोरिटी होती है, उसके साथ हाफ ऑफ द स्टेट का भी हमें कंसेंट लेना पड़ता है विथ
सिंपल मेजॉरिटी बट लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी। आसानी से हम नहीं करा सकते, है ना। तो 50% जो स्टेट है उनका भी कंसेंट लेना पड़ता है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द वन ऑफ द विच आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसे उसमें कोई चेंज करना है। जैसे टैक्स सिस्टम, जब जीएसटी 2017 में हमने लॉन्च किया तो उसके लिए भी हाफ ऑफ द स्टेट से सिंपल मेजोरिटी के साथ हमें वहाँ के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली से हमें उसे पास करवाना पड़ा। दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि हम सिंपल ऐसे ही सिर्फ यूनियन अपने लेवल पे उसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या क्या हमने देखा? ड्यूअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, supremacy of the constitution, independent judiciary and the rigidity of the constitution. These are the feature of federal system, ठीक है। नाउ फेडरल सिस्टम का फीचर तो हमने समझा, इससे हमें बेनिफिट क्या है? कोई भी कंट्री अगर फेडरल सिस्टम अपनाती है तो व्हाट आर द फीचर्स वी गेट फ्रॉम दिस। देखो सब, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सब जानते हैं, है ना। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग कल्चर के सब रहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में अगर फेडरल सिस्टम हम अपनाते हैं जैसे हमने अपनाया ही है तो वहां पे चीजें आसान हो जाती हैं। सो इट इज अ परफेक्ट फॉर द डाइवर्स कंट्री, क्योंकि पावर उनके रियल हाथ में आएंगी। जैसे कोई स्टेट है, जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट में कोई भी स्टेट है, ठीक है ना, आसाम है। तो आसाम में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर हम दिल्ली से इसे कंट्रोल करना चाहेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल इन प्रैक्टिकल वेज। थ्योरेटिकली तो कर भी सकते हो बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर फेडरल सिस्टम है तो स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो वहाँ के पर्सनल जो वहाँ के निवासी हैं उनके लिए उनका अपलिफ्ट कर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक हर तरीके से। एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज इट इज अ परफेक्ट फॉर दी डाइवर्स कंट्री जस्ट लाइक इंडिया, है ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये है इसका बेनिफिट कि अगर इस तरह के तरीके का देश है जहाँ बहुत ही डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे फेडरलिज्म का होना जरूरी है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम नहीं चला सकता। हम दिल्ली से पूरे देश को नहीं चला सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है। नाउ चेक्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। चेक्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिकॉज फेडरल सिस्टम में जब हम कोई चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अभी मैंने बताया रिजिडिटी, तो उसमें हमें स्टेट की भी जरूरत होती है। तो ये चेक्स एंड बैलेंस करता है, प्लस साथ में जुडिशरी का भी अपना एक रोल है, ठीक है। तो अगर स्टेट और यूनियन में कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसे सॉल्व करेगा कौन? जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो ये भी दिखाता है चेक्स द पावर। अगर यूनियन अपनी मनमानी कर रहा है, स्टेट के साथ अन्याय कर रहा है, तो जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर देगी। तो चेक्स द पावर बना रहता है दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, चेक्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ तीसरा, डेमोक्रेटिक नेचर, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जैसे मैंने बताया, जैसे इतनी डाइवर्स कंट्री है, अगर दिल्ली से कंट्रोल करोगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द होल इंडिया, है ना। सो डेमोक्रेटिक नेचर के, क्योंकि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे ये जब हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते हैं यूनियन से स्टेट में, तो हम जब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे मोर पार्टिसिपेशन होगा पीपल्स का डायरेक्ट, ठीक है। तो मोर पार्टिसिपेशन होगा। तो मोर पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है? मतलब डेमोक्रेटिक जो नेचर है हमारे देश का ये और स्ट्रांग हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द सम फीचर्स और बेनिफिट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, और भी हैं, मिल जाएंगे आपको। So, perfect for a diverse country like India, checks the power of the government and democratic nature, like more participation of the people in the government. So, it will strengthen the federal system as well as the democratic system of the country. ठीक है? Now, बात करते हैं इंडिया के बारे में। क्या इंडिया इज अ फेडरल? क्योंकि हमने यूज करा है अपने आर्टिकल 1 में
जब हम आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 पढ़ेंगे तो देखना इसमें बात की गई है यूनियन ऑफ स्टेट में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में यूज किया गया है दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब स्टेट के बारे में बात करेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इन ब्रीफ समझ लो कि यूनियन ऑफ स्टेट मतलब हम स्टेट्स के साथ हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है ना, एग्रीमेंट नहीं किया है, अनलाइक यूएसए। यूएसए में क्या हुआ है कि यूएसए में जो वहां के स्टेट्स थे ना, आपने सुना होगा 1787 जब वहां पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वहां पे जो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज थी ना, वो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, जो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके यूएसए फॉर्म किया था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ रहे? तो यूएसए ने एग्रीमेंट साइन किया था। इसका मतलब ये है कि वहां पे स्टेट जो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी, जिसे बाद में इंडिपेंडेंस मिला, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और उन्होंने आके एक स्टेट को फॉर्म किया नेशनल लेवल पे, स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, नेशनल लेवल पे उन्होंने बाद में उसे फॉर्म किया यूएसए को, तो इसलिए वहां पे स्टेट ने यूज किया फेडरल सिस्टम और फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को हम सभी जानते हैं, इफ सपोज दिस इज इंडिया, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट हैं, ओवरऑल इनकी यहाँ पे कई स्टेट थे लेकिन ओवरऑल इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, हम एज अ होल लोग इंडिया को जानते थे। तो यहाँ पे इंडिया एज अ नेशन पहले आया, बाद में स्टेट आया, दैट्स वाई वी यूज्ड द यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्टेट नहीं, पहले यूनियन एग्जिस्ट करता है फिर स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। एक मिनट, इंडिया के लिए बोला जाता है इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और ओके, और यूएसए के लिए बोला जाता है इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी इसका मतलब सिंपल वर्ड में ही अगर समझो तो देखो, जो ये डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है ना, मतलब जैसे देखो 2014 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बन गया। अब तेलंगाना बन गया, इसका मतलब क्या है, जो स्टेट की जो बाउंड्रीज थी उसको डिवाइड कर दिया गया। मतलब जो अंदर स्टेट है यूनियन की वो तो डिवाइड हो सकता है, दैट इज डिस्ट्रक्टिबल, लेकिन ओवरऑल इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, that is called the indestructible union of the destructible state। ठीक है, लेकिन यूएसए में अगर, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो अगर वहां की, हालांकि आज की डेट में इम्पॉसिबल है, बट उनका सिंपली यूजली ये कहा जाता था उस टाइम पे कि वो अगर चाहें तो उससे अलग हो सकते हैं, सीसीड टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। लेकिन हमने यूज किया यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब कि हमारे जो स्टेट हैं ये भारत से अलग नहीं हो सकते किसी भी हाल में। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्वासी फेडरल। अब हमने क्या पहला क्वेश्चन आता है कि हमने यूज क्यों किया ये मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, हमने क्यों नहीं ले लिया फेडरल ऑफ स्टेट। हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल ऑफ स्टेट हमारे में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन हमने यूज किया है वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं लेकिन फेडरल डायरेक्ट यूज नहीं किया, क्योंकि फेडरल में उस समय ये माना जाता था यूजली 1950 के पहले, उस टाइम पे कि एग्रीमेंट था यूएसए के पास, तो इन्होंने ये अलग ना हो जाए, क्योंकि जब आप जानते हो कि हमारे यहाँ कई प्रिंसली स्टेट थे, डिवाइड था हमारा इंडिया उस टाइम पे, तो प्रिंसली स्टेट प्लस प्रोविंशियल स्टेट,
तो ये दोनों में प्रोविंशियल स्टेट तो ऑलरेडी आ गए थे, लेकिन प्रिंसली को ऐड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो जब ये सारे ऐड हो गए तो ये उस समय ये टेंडेंसी थी, जैसे आप देखे होंगे हैदराबाद, जूनागढ़ ये सब आ नहीं रहे थे, तो इन्हें जबरदस्ती लाया गया हमारे किसी न किसी तरीके से, पुलिस एक्शन के थ्रू और फिर रेफरेंडम वगैरह प्लेबिसाइड करा के। तो जब ये सब इंक्लूड हो गए तो भी ये खतरा लगा था कि अगर हम फेडरल ऑफ स्टेट यूज करते हैं वर्ड, तो वहां पे सिसीड टेंडेंसीज क्योंकि हैं, वो अलग होने का खतरा है, तो हम यूनियन ऑफ स्टेट यूज करते हैं जिससे ये कभी अलग ना हो पाए। दैट इज, और एक्सटर्नल थ्रेट तो था ही लगातार, क्योंकि लोग उकसा रहे थे और किसी तरीके का हमला कर सकते थे। दैट इज कॉल्ड, सो दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया यूज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सो इसको कभी कभी लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए है स्ट्रॉन्ग सेंटर क्योंकि सिसीड टेंडेंसी थी उस टाइम पे और एक्सटर्नल थ्रेट का खतरा बना हुआ था, इसलिए पावर्स दी गई सेंटर को ज्यादा। ठीक है, पावर इज गिवन टू टू यूनियन, थोड़ा ज्यादा पावर दी गई है ना, इसलिए इसे कहा जाता है इंडिया इज अ इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और इंडिया इज अ फेडरल बट इट इज अ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का, क्वासी का मतलब ही होता है हाफ। हाफ फेडरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पावर्स जो हैं ज्यादा किसके पास हैं, सेंट्रल लेवल के पास। लेकिन उसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि सीट टेंडेंसीज ज्यादा थी, एक्सटर्नल थ्रेट था, इसलिए हमने ये सिस्टम अपनाया। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं यूनिटरी सिस्टम के बारे में। फेडरल सिस्टम हमने बात करी, अब यूनिटरी सिस्टम समझो। यूनिटरी सिस्टम का सीधा सा मतलब है सिंगल पॉलिटिकल पावर। बेस्ट एग्जांपल इसका है यूके, यानी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में यूके, देखो यूनिटरी सिस्टम की बात करेंगे ना तो यूके का एग्जांपल बहुत रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूके का बार बार इस्तेमाल करके आपको यूके की पॉलिटिक्स के बारे में समझाता हूँ कि वहां की पॉलिटिक्स नहीं बट पॉलिटी, पॉलिटी कैसे है वहां की। ठीक है, ना कि पॉलिटिक्स, सॉरी। तो पॉलिटी समझाता हूँ। तो यूनिटरी सिस्टम है, वहां पे सपोज दिस इज द पार्लियामेंट, है ना, ऑफ यूके। ये जो पार्लियामेंट है ना, ऑल पावर्स आर, ऑल पावर्स लाइज ऑन पार्लियामेंट। ठीक है, जितनी भी पावर्स है ना पार्लियामेंट पे लाई कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वहां पे स्टेट ही नहीं है, स्टेट में मतलब कैसे वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि जैसे ये जो यूके है ना, यहाँ भी स्टेट है, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, है ना, वेल्स हो गया, ये सब स्टेट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स की तरह बात करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, these are only a administrative arms of the center। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेट यूके की जो पार्लियामेंट है उसकी जो पावर्स है वो सुप्रीम है। वहां से कोई भी लॉ बनेगा वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ, स्टेट के पास। स्टेट की ये जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते हैं वहाँ के लोग, ब्यूरोक्रेट्स हो गए परमानेंट, है ना, सिविल सर्वेंट, ये लोग जो चलाते हैं ये सिर्फ इसके आर्म से, ये सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इनकी हाफ बिहाफ पे। लेकिन वहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है वहाँ का, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिटरी, क्योंकि ऑल द पावर्स आर लाइज on the parliament of itself, single transparent, single powers on the parliament of the UK। ठीक है, this is called the unitary system। अब अगर बात करें मेजॉरिटी की, मैंने बोला था मेजॉरिटी समझाता हूं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी समझ लो, क्योंकि फिर इसके बाद हम समझेंगे यूके का फीचर, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में, तो उसके लिए ये जरूरी है मेजॉरिटी समझो। मेजॉरिटी होती है करीब दो तीन चार प्रकार की, अगर बोल सकते हैं, अगर डिवाइड करो तो। पहली हो गई सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, दूसरी हो गई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तीसरी हो गई स्पेशल मेजॉरिटी।
चौथी हो गई स्पेशल, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की भी चाहिए होती है, दैट इज, ठीक है। और फिर एक और है इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट कंसेंट, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये 5 तरीके की मेजॉरिटी हो गई। इनके बारे में समझते हैं। देखो, सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब क्या है? सपोज 543 जो लोकसभा की सीट है, 550 है टोटल, लेकिन 545 हम सेलेक्ट करते हैं अभी इस टाइम पे, जिसमें से दो एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तो 43 सीट पे इलेक्शन होता है। तो 543 में सपोज 300 लोग यहाँ पे, आज जो कोई बिल, सपोज कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसको पास करवाना है, तो वहां पे 300 लोग ही सिर्फ उपलब्ध हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो ये 300 लोगों में हमको चाहिए 150 लोगों का साथ, है ना, यानी 50%। इन 150 लोगों का वोट अगर मिल गया तो सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी। समझ गए? 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 543 सपोज ये लोकसभा की है सीट, ठीक है। 543 में हमें चाहिए 271 से 72 करीब, यानी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब 543 के आधा चाहिए हमको, जितने लोग हैं टोटल मेंबरशिप जितनी है उसका आधा चाहिए। सपोज 543 हैं तो 271 272 सीट हमको चाहिए, इतने लोगों का साथ चाहिए टू पास द बिल, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात आती है तो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब कितना, सीधे समझ लेना कि डायरेक्ट जो जितनी भी सीट है उसका आधा, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, और जिसको हम कह सकते हैं 66% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मतलब जितने लोग हैं उसमें से 2/3, 66% लोग वहां पे जो उपलब्ध हैं उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस ये याद रखना, प्लस यूज किया ना मैंने साथ में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब सपोज देखो, जैसे 543 मैंने बताया लोकसभा की सीट सपोज है, तो 543 में हमें, 543 का 2/3 कितना हुआ? 362, ठीक है। तो 362 हमें चाहिए ही चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया 2/3, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी चाहिए, मतलब 271 72 मिनिमम होने ही चाहिए। मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए पहले, और फिर इसके बाद जितने प्रेजेंट हैं उसका 2/3। सपोज 543 ही प्रेजेंट हैं उस दिन, तो उसका 543 का 362 हो जाएगा। मान लो सपोज सभी आए हैं उस दिन भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है। तो 543 में उसका आधा कितना हुआ? सपोज 50% एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 271 72, है ना, 71 या 72 जो भी कंसिडर करेंगे, उसमें फिर हमको चाहिए 362, 2/3 मेजोरिटी, तब जाके ये स्पेशल मेजोरिटी पूरी होगी। समझ गए? मतलब 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है, इसके अलावा जो मैंने बोला प्रेजेंट एंड वोटिंग ना, तो यहाँ पे मैंने 543 को कंसीडर किया है। आप इसकी जगह, मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है संख्या, तो 300 होगा तो उसका भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको मिनिमम तो 271 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी बोला गया है। सो 2/3, 66% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल मेजोरिटी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता दूंगा बाद में।
इसे ध्यान से देखना, समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको ये मेजॉरिटी क्लियर हो गई हो तो प्लीज एक बार बता दीजिए यस करके कि आपको ये समझ में आया स्पेशल मेजॉरिटी। नाउ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 हुआ, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। जैसे जीएसटी पास हुआ, सपोज जीएसटी जब पास कराना हुआ 2017 में, तो हमने इसे पास कराया पार्लियामेंट से, दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से। फिर हमने भेजा कहाँ, स्टेट में, ठीक है। सपोज 28 स्टेट हैं, तो 28 में 14 स्टेट के हमें कंसेंट चाहिए थे। 14 स्टेट की लेजिस्लेशन में वहां जाएगा, यानी स्टेट लेजिस्लेशन असेंबलीज में ये बिल जाएगा, और वहां की लेजिस्लेशन में सिंपल मेजॉरिटी से ये पास होगा, मतलब सिर्फ 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। वहां की जो एमएलएज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां सिर्फ 50% एंड वोटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसी के 50% अगर वोट कर देंगे तो पास हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी। और उनकी जो स्टेट है उनकी सिंपल मेजोरिटी चाहिए, दैट्स द कॉल स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ द स्टेट। और यहां पे रिजिडिटी समझ में आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। नाउ इफेक्टिव मेजोरिटी, व्हाट इज इफेक्टिव मेजोरिटी? देखो इफेक्टिव मेजोरिटी का सीधे से मतलब है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। 543 271 मान लो, ठीक है। अब इसमें सपोज 271 या 272 मान लो, ठीक है, 272 मान लेता। तो इसमें मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सपोज कोई एमपी जो है वो, जो उसकी डेथ हो गई होगी, कुछ किसी ने रिजाइन कर दिया होगा, है ना, ये वाले भी केस होंगे। तो इनकी वजह से वो जो सीट वैकेंट हुई, जो सीट वैकेंट हुई है फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, किसी की डेथ हो गई नेचुरल, है ना, तो या जैसे भी, तो उसके कारण वो सीट वैकेंट हो गई या रिजाइन कर दिया, तो वैकेंट सीट हो गई। तो उसको हम यहाँ क्या करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी में 50% टोटल मेंबरशिप माइनस करेंगे, माइनस याद रखना माइनस है, तो माइनस वैकेंट सीट। वैकेंट सीट जितनी भी है, सपोज 2 लोग की सीट खाली है ना, सपोज 2 लोग या तो मर गए हैं या तो फिर किसी वजह से रिजाइन कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो सीट वैकेंट है। तो 272 माइनस 2, 270, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो ओके, नाउ अब हम समझते हैं यूके। यूके के बारे में समझते हैं, मेजोरिटी हमने समझा, अब हम समझेंगे यूके की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो ये कंपैरिजन यूके से और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अमेरिका से और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन करना क्यों जरूरी है और क्यों ये मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर्स, ठीक है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो यूके की बात करें तो यूके में इसका पहला फीचर ये है कि यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई, सपोज दिस इज द बाइंडिंग बुक, ये बाइंड कराई हुई है, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ये डिफरेंट डिफरेंट बिल पेश करती है, उसी को चुपचाप कंसीडर कर लिया जाता है, सपोज उसी को एक जगह रख दिया, ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितने भी वहाँ बिल, ऑर्डिनरी बिल आते हैं ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया कोई भी बिल वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए वहां उन्हें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट्स ऑल। इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ही आसानी तरीके से वहां कुछ भी कर लेते हैं। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, सिंपल सी बात है, कोई भी लॉ अमेंड करना है, कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस करना है, तो 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम पावर कौन है वहां? पार्लियामेंट, ठीक है। तो दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द इंग्लैंड और यूके। नाउ द सेकेंड वन, और ये होता क्यों है? अच्छा, ये अनरिटन में, अनरिटन इन्होंने रखा क्यों? क्या इनको मालूम नहीं था कि रिटन जैसा कुछ होता है? नहीं, ये इनकी एक पॉलिटी जो है ना, इज बेसिकली बेस्ड ऑन कन्वेंशंस चलती है। कन्वेंशन, अब ये कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन मतलब बेसिकली ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, ठीक है। क्योंकि इनको बिलीव है, यूके की जनता को कि किंग कभी भी गलत नहीं करता और पार्लियामेंट कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। और ये वहाँ की सोसाइटी में ऑलरेडी ये सब चीज़ें चली हैं, बहुत कई वर्षों से चली है, इसलिए वहाँ ये कन्वेंशन बेस्ड चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट अनलाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया में तो ऑलरेडी इतने सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज पहले भी थी, आज भी कुछ हैं। तो यहाँ पे यहाँ की सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती कि यहाँ पे ट्रस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट करके बहुत देखा, बहुत उसके अच्छे हिस्ट्री में हमें परिणाम भी मिले थे। तो इसलिए यहाँ पे ये इशू नहीं है, या इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया और यूके का इस बेस में अनरिटन और रिटन में तुलना। लेकिन इसके बारे में एक तुलना, एक इस ग्राफ, एक चार्ट अलग से भी मैंने बनाई है, वो अभी आप देखेंगे। उसके पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स देख रहे थे इंग्लैंड के, तो उसमें हम बात करते हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका सेकंड फीचर क्या है? इट इज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमने जो बोरो की है, हमने यहीं से यूके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जो सीओएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दे आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन। मैंने कल भी बताया था, दे आर एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एंड दे आर आंसरेबल, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन। उन्हें हर चीज को पार्लियामेंट में बताना होता है। दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जनता के प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेशन के ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो इसलिए दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, और इस मामले में हम भी सेम है, ठीक है। नाउ इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी की बात करें तो इवोल्यूशनरी ये है कि देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑर्डिनरी लॉ अगर कोई पेश हो रहा है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी एक्ट है, वहां कोई पेश हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी बन जा रहा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मान सकते हैं, या जो भी मान सकते हो आप उसको, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही अल्टीमेट बन जा रहा है, उसी में इंप्लीमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी, मतलब इवॉल्व भी करते हैं कुछ भी नया, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है ना। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो बार बार मैं वही वही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दे आर द इंटरलिंक्ड थिंग्स ना, तो अलग से भी उस चीज को बताना पड़ता है, और फिर उसके फीचर्स भी वही चीज है, तो इसीलिए बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। तो एक आप लोगों में किसी ने कल पूछा, बोला था कि मतलब बार बार क्यों रिपीट रिपीट हो रही हैं बातें, तो बार बार रिपीट इसीलिए हो रही हैं बिकॉज दो रीजंस हैं। एक तो एक सब्जेक्ट्स का इंटरलिंक है, पॉइंट्स का इंटरलिंक है, टॉपिक अगर कुछ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इनको कई बार समझाना पड़ता है। एंड दूसरा, इंटरलिंक होने के कारण, क्योंकि इनका आपस में बहुत इंटरलिंक है, इसलिए इसे समझाना अनिवार्य है। और दूसरी बात, जो बहुत सारे लोग हैं उनको इनके बारे में पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो प्लीज आप, अच्छी बात है, आप रखिए अपने पास, लेकिन किसी को अगर नहीं पता है तो हमें सबको लेकर के चलना है। दैट्स वाई यहाँ पे रिपीट करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, वही वाला सिस्टम की फ्लेक्सिबल है ना। यहाँ पे सेंटर जो है वो कोई भी लॉ अमेंड कर देता है,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूनिटरी बेस पे देखते हैं। यूनिटरी, हमने यूनिटरी समझा कि यूनिटरी होता क्या है। यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम सिंगल गवर्नमेंट। ठीक, अब हम इसके अगले फीचर की बात करें, नंबर शायद मैं भूल गया, तो जो भी था, तो अगला सिस्टम, अगला पार्ट इसका ये है कि रूल ऑफ लॉ। देखो, रूल ऑफ लॉ हमने यहीं से लिया है, इंडिया ने बोरो किया है रूल ऑफ लॉ यूके से। ठीक है, रूल ऑफ मतलब मैंने कल ही बताया था, ऑल द एक्शन, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट और एज वेल एज सिटीजन ऑल्सो इन सम पॉइंट। तो ऑल द एक्टिविटीज शुड बी डन अकॉर्डिंग विद द लॉ, दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, नहीं ना। रूल ऑफ लॉ इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे रूल ऑफ लॉ जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है क्या, लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट भी रूल के हिसाब से नहीं चलेगी तो फिर वो अनलिमिटेड हो जाएगी, फिर वो कुछ भी कर सकती है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, दैट लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो डिक्टेटरशिप हावी हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट वहां का कैसे काम करता है, मतलब यूके की पॉलिटी कैसे है, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, इसको लिखते चलना ध्यान से साथ में। तो देखो, वहां सबसे पहले है किंग और क्वीन। ठीक है ना, हायरार्की समझना इसकी, किंग और क्वीन। फिर है प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ये हेड ऑफ द स्टेट है। किंग है ना, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके नीचे कौन है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर इसके नीचे कौन है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी सिविल सर्वेंट। ठीक है, एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लो, किंग, क्वीन, यहाँ पे हो जाता है किंग क्वीन के बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर होता है COM, फिर हो गया सिविल सर्वेंट। ठीक है, और फिर नीचे आता है प्रीवी काउंसिल। अब ये प्रीवी काउंसिल देखो, ये है सिस्टम और हायरार्की ऑफ द यूके। ठीक है, सबसे ऊपर है क्वीन, हालांकि ये नॉमिनल है ना, इनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द COM एंड द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है मून अमंग द स्टार। ठीक है, इसके बारे में, इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि सबसे ऊपर है क्वीन और क्वीन, जो कि नॉमिनल हेड है। जैसे इनकी जगह इंडिया में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, बस अंतर इतना है कि ये हेरिडेटरी पोस्ट है, और इंडिया में जो क्योंकि हम रिपब्लिक हैं तो हमने यूज किया है किसको, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, दैट इज द अनदर थिंग। बट किंग यहाँ पे हेरिडेटरी पोस्ट है, और यहाँ पे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं। तो दे आर द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज they are the hand in the hands of their power is a very less, तो पावर यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेट पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट इटसेल्फ। फिर उनके नीचे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे है परमानेंट सिविल सर्वेंट यानी ब्यूरोक्रेट्स। और फिर उससे भी नीचे है, अगर मैं बात करूं तो ये एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल देखो है क्या, प्रीवी काउंसिल की अगर हम बात करें, एक सेकंड, प्रीवी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, इसको हटा ही देते हैं। हाँ, तो प्रीवी काउंसिल है क्या, देखो, इट इज अ बेसिकली एडवाइजरी बॉडी टू द किंग और क्वीन। ये पहले एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अब ये नाम मात्र के लिए हो गई है। इसका कोई मतलब, कुछ कुछ जगह इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहां इसका कुछ ना कुछ रोल है, प्लस चर्चेज में भी इसका रोल है। अदरवाइज इन द एक्चुअल पॉलिटी, इन द एक्चुअल पावर इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल मतलब ये प्रीवी काउंसिल काउंसिल जो है एक एडवाइजरी बॉडी है किंग और क्वीन के लिए, लेकिन इसकी पावर्स, एक्चुअल पावर्स इसके हाथ में नहीं है। ये इनका सिर्फ कुछ रोल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और चर्चेस के लिए, अदरवाइज इसका कोई बहुत बड़ी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे जानना आपका जरूरी था कि प्रीवी काउंसिल भी होता है। तो सबसे पहले कौन हो गया, सबसे पहले हो गया किंग, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सीओएम, फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट, एंड देन प्रीवी काउंसिल। ठीक है, समझ गए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने कल ही बताया था शायद, तो हाँ ये तो हो गया था। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आप जानते हैं अभी इस समय, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यही चलता है कि बिकॉज दे आर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव, सो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्योंकि उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना हेड ऑफ द स्टेट के लिए, सिर्फ हेरिडेटरी पोस्ट रखी, इसलिए वो सिर्फ उनको नाम मात्र के लिए बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, दैट्स इट, नॉट द अदर रीजन फॉर दिस। ठीक है, नाउ अब वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में वहां के पार्लियामेंट को बोला क्या जाता है ये समझ लो आप थोड़ा सा। देखो, व्हाट इज द पार्लियामेंट कॉल्ड, पार्लियामेंट क्या कही जा, वहां के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, लोअर हाउस या लोकसभा, और राज्यसभा को, देखो लोकसभा को वहां कहा जाता है, ये बेसिक चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द बिगिनर्स। बार बार आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या सिंपल चीजें बता रहा है, वही वही चीजें बता रहा है, तो ये शुरू की क्लासेस में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस क्लियर हो जाए। आपको ये अगर क्लियर है ना, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, एक अपनी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। बट अगर फिर भी टाइम कम है तो इस सबको, इन सब वीडियो के थ्रू आप इसे समझ सकते हो, दैट्स वाई मैं यहाँ पे बहुत बिगनिंग से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मत सोचना कि ये क्यों बार बार वही चीजें रिपीट कर रहा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, वहां की लोकसभा को, यूके, बात समझना, मैं यूके की बात कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है, और राज्यसभा को वहां कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है लोकसभा वहां का, और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ये बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म आपको वर्ड सुनने में बहुत आएगा, बाई कैमरलिज्म, इसका अपोजिट होता है यूनिकैमरलिज्म, मतलब सिंगल, वहां सिर्फ कोई दूसरा हाउस होता ही नहीं है। यहाँ दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा। लेकिन अगर हम तुलना करें राज्यसभा की, भारत की राज्यसभा की तुलना इंग्लैंड की राज्यसभा से, हाउस ऑफ लॉर्ड से, तो भारत की राज्यसभा को जो पावर्स है ना, वो उसकी तुलना में तो बहुत वीक है। वन ऑफ द वीकेस्ट अपर हाउस ऑफ द एनी डेमोक्रेसी, एनी पार्लियामेंट इज द यूकेस हाउस ऑफ लॉर्ड, ये माना जाता है क्योंकि पावर्स बहुत कम है। ठीक है, so this is the some of the features about the constitution and the some of the features of the England's polity। ये मैंने हमने समझा। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझेंगे अमेरिका का। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम क्यों ये कंपैरिजन कर रहे हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज अगर ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता तो मैं खाली यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है ना, तो आप डोंट वरी, आपका टाइम लॉस नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको समझ लो, बेसिक क्लियर हो रहा है आपका। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंशियल समझते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहले आता है नाम यूएसए का, बिकॉज आप सभी समझते हैं पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था किसका, यूएसए का। जब हम प्रियम्बल करेंगे, सॉरी प्रियम्बल, हाँ फंडामेंटल राइट जब हम करेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे कि कैसे किसको क्या मिला, है ना, कैसे ये सिस्टम एग्जिस्ट करने लगा, कहाँ से क्या प्रोसेस हुई थी, थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लेक्चर में भी हम अच्छे से अपने इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये समझो कि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये अपनाया गया है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, ऑल्सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय ना, वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, एंड कमांडर इन चीफ भी है, सब कुछ है वो वहां के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं
वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ एनी मेजर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें मात्र, आपको हैरानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल लेवल पे उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां पे सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। समझ रहे हो, हमारे यहाँ 448 हो गए आज की डेट में, 395 तो ओरिजिनल में थे। 7 आर्टिकल है, मात्र 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल्स। इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 7 आर्टिकल्स आर देयर। और ये बहुत रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रिक्ट रिजिड कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक 1787 में एग्जिस्ट किया था, 1789 से आज 2020 है, अभी चल रहा है 2020 तक, करीब 2-2.5 सालों में, 200-250 सालों में सिर्फ 27 बार अमेंड हुआ है। समझ रहे हो, सिर्फ 27 बार अमेंड हुआ है, और इसीलिए इसकी रिजिडिटी हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही रिजिड है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। यूएसए में एक और इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि यहाँ पे ड्यूअल फेडरेशन है। ड्यूअल फेडरेशन, अब ये क्या है, नया नाटक? तो कुछ नहीं, ये ड्यूअल फेडरेशन है, मतलब जो वहाँ के ये यूनियन है और जो वहाँ के स्टेट्स हैं, है ना, तो यूनियन लेवल पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो स्टेट्स के लिए भी अप्लाइड है, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया कि 7 आर्टिकल्स हैं, है ना, 27 बार अमेंड हुआ है, लेकिन स्टेट के लेवल पे इनका, स्टेट का भी एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का भी सेपरेट एक फ्लैग है इनका, ठीक है ना, तो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेट सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ जो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप चलता है इंडिया में, वो नहीं है। अगर कोई अमेरिका का नागरिक है तो उसे यूनियन लेवल पे भी सिटीजनशिप चाहिए, लेनी पड़ेगी, प्लस एज वेल एज जो जिस स्टेट में रह रहा है वहां का भी सिटीजनशिप उसे लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द ड्यूअल फेडरेशन। वहाँ स्टेट सेपरेट है, ठीक है ना, यूनियन लेवल पे उसे माननी पड़ती है बातें, लेकिन फिर भी स्टेट को अपनी स्वतंत्रता है, दो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन द नेचर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि स्टेट पहले एग्जिस्ट किया यूएसए में, बाद में यूनियन आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उन्होंने बाद में एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाया है, दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, इसलिए ये कहलाता है ड्यूअल फेडरेशन। ठीक है, नाउ एक चीज और याद करो, जो मैंने बताया था, इंडस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ सॉरी थोड़ा सा वो हो गया, इंडस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रिक्टेबल स्टेट कहा जाता है यूएसए को, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। और जितने भी स्टेट है ना वहाँ पे, अनलाइक इंडिया, इंडिया में क्या होता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग राज्यसभा में सीट दी जाती है, लेकिन जो इंडिया यूएसए है ना, वहाँ पे वहाँ की जो सीनेट है, यानी वहाँ की जो राज्यसभा है, वहाँ ईच स्टेट को 2 सीटें मिली हुई हैं, सबको बराबर सीटें दी गई हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना कुछ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब एक चीज और जान लो कुछ, अगर मैं प्रेसिडेंट के पर्सनल बारे में बात करूं, बाकी प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला पार्ट करेंगे अपनी लेक्चर्स में, तब हम प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, तुलना करेंगे वहां भी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट में भारत के प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे इलेक्शन होता है, ये सब चीजें हम तब बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसका इलेक्शन कैसे होता है वो सब हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे अपने यहाँ, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ का, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेशन। और जो प्रेसिडेंट है ना, मतलब अकाउंटेबल नहीं है, मतलब मैंने पहले कल ही बताया था कि प्रेसिडेंट यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन से अलग है, स्ट्रिक्ट कंपार्टलाइजेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर का। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, वहां का वो मेंबर नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो वहां का, लेकिन इसीलिए वो वहां के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो डायरेक्ट जनता के लिए अकाउंटेबल है, लेकिन डायरेक्ट वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है।
और साथ में जो प्रेसिडेंट है ये अपना COM बनाता है, जो उसे वहां कहते हैं सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, ठीक है ना, सेक्रेटरीज बोलते हैं। सेक्रेटरीज ऑफ होम, सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस, आपने सुना होगा ये वर्ड, काफी न्यूज में रहता है। तो जो ये सेक्रेटरीज रहते हैं ना, वो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपने लोगों को चूज करता है, अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी हैं उनको वो भी उनकी गवर्नमेंट में एक रोल मिला हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ ओन द, क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी पसंद का वो चूज करते हैं, इसीलिए वो ऐसा अपनी बेटी को ही उन्होंने रखा हुआ है अपने सेक्रेटरीज के फंक्शंस के लिए, है ना। तो उसमें वो भी हैं। तो दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर एक और बात करें कि लेजिस्लेशन, छोड़ो रहने दो, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अब हम कुछ अंतर समझ लेते हैं, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम। मैंने बोला था कि आपके लिए हमने ये एक चार्ट तैयार किया है, तो आप इसे याद कर सकते हो कि यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम में देखो इस जो चार्ट को तो जरूर याद कर लेना, इस टेबल को जरूर याद कर लेना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आप जब एक बार पढ़ लोगे, एक बार ये वीडियो देख लिया आपने, अब इसके बाद अब जब इसका PDF लेके या स्क्रीनशॉट लेके जब इस PPT के थ्रू इस टेबल को याद कर लोगे, तो ये आपके रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। देखो, यूनिटरी सिस्टम का मतलब ऑल पावर्स विद सेंटर, इट इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मे बी रिटन। अच्छा याद रखना, यूनिटरी सिस्टम में अनरिटन होना जरूरी नहीं है, रिटन भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड एग्जांपल, जुडिशरी के पावर के पास जो है पावर वो लेस होती है। वो कैसे लेस होती है, देखो, जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम बॉडी है, मैंने बताया था। तो अगर जुडिशरी जो अगर चाहे, अनलाइक द इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जुडिशरी ओवरटर्न कर सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है कुछ चीजें, लेकिन वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ही नहीं तो वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो पार्लियामेंट जो है उस वो ज्यादा पावर से एंजॉय करती है रादर द जुडिशरी, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड द जुडिशरी लेस पावरफुल देन द पार्लियामेंट। फेडरल सिस्टम में सेंटर स्टेट दोनों होते हैं, ठीक है ना। मस्ट बी रिटन, यहाँ याद रखना कि अगर फेडरल सिस्टम है तो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, ठीक है। रिजिड होना अनिवार्य है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए। और जो यूनियन है ना, यूनियन ऑफ स्टेट इज अ रादर फेडरल ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया है हमने चूज किया, मैंने बताया था इंडिया ने चूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट रादर द फेडरल। और जुडिशरी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और कैन ओवरटर्न द एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये था डिफरेंस यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में। अब हम बात करते हैं अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या अंतर है। तो देखो, अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये कोडिफाई होते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट होता है ऐसा, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी में अमेंड वगैरह करके उसी में चेंज करते रहते हैं, उसी में ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दिया, ये सब चीजें चलती है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे यूके में है, वहां कुछ भी एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, बल्कि जो भी वो वहां पे बनाते हैं वो सब उसी में ऐड करते जाते हैं, डिलीट करना तो हटा दिया। दैट्स द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। दूसरा, यूजली क्या होता है, आमतौर पे, हमेशा नहीं, सुप्रीम जो होती है ना वो पार्लियामेंट होती है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, माफ कीजिएगा। यूजली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम होता है, ना कि पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, कहाँ, अनरिटन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ 24 नवंबर 1949 को ये इनैक्ट हुआ और एनफोर्स्ड हुआ 26 जनवरी, सॉरी माफ कीजिएगा मैं थोड़ा गलत बोल दिया, 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट किया गया हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स्ड हुआ। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है तो वो इवॉल्व होता है हर समय, जैसे मैंने बताया था कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूके's कॉन्स्टिट्यूशन इज द इवोल्यूशनरी फीचर, ठीक है ना, इवॉल्व करते हैं। दैट इज नाउ जुडिशरी एंजॉयज यूजुअली वाइड पावर, जैसे हमारे यहाँ होता ही है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हमारी जो जुडिशरी है वो ओवरटर्न कर देती है कई बारी एक्शंस को पार्लियामेंट के, जो कि अकॉर्डिंग टू नहीं है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन जो जुडिशरी है यहाँ पे अनरिटन में, इसके पास लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिमिटेड पावर है, ये हमें मैंने अभी बताया था, ठीक है।
और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फेडरल और यूनिटरी दोनों प्रकार की गवर्नमेंट हो सकती है, इसमें सिर्फ यूनिटरी होगी जैसे कि यूके में है। और ये रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकता है, और ये सिर्फ फ्लेक्सिबल होगा, रिजिड तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब डेली आप चेंज कर रहे हो, मतलब सपोज आप जब पार्लियामेंट पे ही रिलाई करते हो तो वहां पे तो फ्लेक्सिबिलिटी ही हावी होगी। तो ऑलवेज दे आर फ्लेक्सिबल इन अ नेचर, ठीक है ना। तो दिस इज द सम डिफरेंसेस बिटवीन द रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे आप पीडीएफ के थ्रू याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। सो कन्वेंशंस की मैंने बात करी हुई थी कल, आज भी बात करिए कन्वेंशन के थ्रू। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज यू कैन मेल मी और कमेंट। अपने डाउट्स पूछो यार, डाउट्स पूछोगे तब आपकी चीजें क्लियर होंगी। सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लेने से और कुछ बुक्स पढ़ लेने से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम इसीलिए ये प्रोवाइड करा रहे हैं क्लासेस, क्योंकि हमारा मकसद है आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको कंसेप्ट को क्लियर करना। सो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक बहुत सारी चीजें मतलब कंफ्यूजन में रह सकती हैं। इसलिए आप पूछिए, आपके डाउट्स हैं, अगर किसी भी प्रकार से आपको कुछ और जानने की इच्छा है तो वो भी पूछिए। कुछ और जानना है मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट कीजिए, आप ईमेल कीजिए मुझे mvivekmisra024@gmail.com पे, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यार ना, तो एक लाइक बनता है, और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मिलते हैं अगले हफ्ते सैटरडे को एक नए लेक्चर के साथ। आपको शेड्यूल मिल जाएगा इसका टेलीग्राम चैनल पे, हमारे स्टडी आईएएस पे, तो आप वहाँ पे इसका शेड्यूल मिल सकता है, मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उससे देख लीजिएगा और तैयार रहिए। होल वीक इसका रिवीजन कीजिए जो मैंने पढ़ाया, साथ में और भी आगे का पढ़ते रहिए, और अदर सब्जेक्ट पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। इसके अगले पार्ट के लिए हम अगले हफ्ते सैटरडे को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।